का स्कोप कैसे पता चलेगा? वो इम्प्रूवमेंट का स्कोप जब हमारी इनिशियल स्टेज और इनिशियल स्टेज से लेकर के हम लोग जब अपना फाइनल डेस्टिनेशन और उसके बीच की जो भी कड़ियां हैं, जो भी लिंकेजेस हैं, उसको जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो वहां से हमारा ये लिंकेजेस डेवलप होते हैं। तो जो हमारा रिसर्च वाला पार्ट है, रिसर्च जो है हमें एक प्लानिंग के बारे में बताता है कि भाई जब हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ जाना है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट और हमारा रोड मैप क्या होगा, ये सब हम लोग रिसर्च के अंदर प्लान करते हैं। एंड वंस वी हैव आवर डेटा इन आवर हैंड, तो क्वेश्चनर वगैरह डिजाइन करना, सैम्पलिंग टेक्निक्स लेकर के आना, इज पार्ट ऑफ रिसर्च कि हम क्या टेक्निक करेंगे और कैसे हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चनर क्या होगा, क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्या रहेगी। सो दैट इज ऑल रिसर्च। तो वो प्लानिंग वाला पार्ट है। अब वंस वी हैव डेटा इन आवर हैंड, तो उस डेटा के साथ क्या करना है, वो डेटा क्या बोल रहा है, तो यहाँ से जो रोल स्टोर हो जाता है, दैट इज द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आज हमारे पास जो रहेगा, दैट इज वी डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एंड दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। और आप लोग एमएससी करने के बाद में कुछ लोग टीचिंग में जाना चाहेंगे या आपको एक सीनियर पोजीशंस मिलेंगी, तो पीपल में एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू कि भाई आप मास्टर्स करके आए हैं, तो यू आर देयर फॉर इम्प्रूवमेंट्स। और इम्प्रूवमेंट के अंदर जो भी पिटफॉल्स हैं वो हम लोग पता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर द इंचार्ज ऑफ एनी वार्ड, तो उस वार्ड के अंदर क्या क्या पिटफॉल्स हैं, क्या अपकमिंग की गुंजाइश हैं, वो सब हम लोग नोट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ तक किसी को कुछ कहना है? इज एनी वन वांट टू से? नो सर। किसी को नो समझ में आ सर। रहा है चीजें? बताओ। यू Yes, अंडरस्टैंड sir. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स? Static. ओके। तो जब आप अपना आपको एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, उस प्रोजेक्ट में आपको ये सारी चीजें प्लान करनी पड़ेंगी। तो अपना जो सिनॉप्सिस वगैरह लिखेंगे आप लोग, तो सिनॉप्सिस कम्स फ्रॉम रिसर्च। उसके बाद जब डेटा आपके पास आ जाएगा, तो चैप्टर 3, 4, 5 रहते हैं इसमें, दैट इज मेटेरियल मेथोडोलॉजी तक तो आपका रिसर्च वाला पार्ट है। देन एनालिसिस एंड कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस, इस कम्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। ये प्रेजेंटेशन विजिबल है सभी को? यस Yes, सर। sir. ओके। Yes, यस sir. सर। ओके, थैंक यू। तो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब आज जो हम लोग बात करेंगे, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन इन नर्सिंग। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले, दैट इज द एजेंडा फॉर टुडे सेशन। तो यहाँ पर व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स की हम लोग बात करें, तो एज पर द डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। अब कलेक्टिंग
कि हम लोग बात करें साइंस ऑफ कलेक्टिंग, तो पहला वर्ड आ रहा है कलेक्ट। तो कोई भी डेटा है, सबसे पहले हमें उसे क्या करना पड़ता है? कलेक्ट करना पड़ता है। कलेक्ट। तो कलेक्ट करने के कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, हम ऐसे ही जाकर के डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं कि कुछ भी करा इकट्ठा कर लिया। तो वी हैव सम प्रोटोकॉल्स। तो जो हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, उस टेक्निक को अडॉप्ट करते हुए और उसके प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करते हुए डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये जो कलेक्शन के बाद जो डेटा आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रॉ डाटा। ठीक है, अब रॉ डाटा को फिर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, एडिट करते हैं। तो दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि वो हमारा सारा डाटा क्या होगा? बड़ा बिखरा हुआ डाटा होगा, एम्पल ह्यूज डाटा होता है। तो उस डेटा को हम लोग फिर क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो इन्फ्लुएंसेस हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको समराइज करते हैं। तो समराइजिंग इज अगेन अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देन अब यहाँ से दो चीजें हमारी शुरू होती है। वंस वी हैव ऑर्गेनाइज डेटा इन अवर हैंड, तो एक हम लोग जो ये ऑर्गेनाइज डेटा है, ये अपनी कुछ ना कुछ बात कहता है। तो कुछ एक ट्रेंड लाइन हमें बताता है, कहीं कुछ जो है पिटफॉल्स बताता है कि कहाँ पर गैप्स हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई देयर इज अ गैप्स। तो इसके लिए दो तरीके हमारे पास होते हैं कि वंस वी प्रेजेंट द डेटा, तो दैट इज प्रेजेंटिंग। प्रेजेंटिंग में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स की हेल्प से अपने डाटा को एक पेपर पे प्लॉट करते हैं। और जो हम लोग डेटा को पेपर पे प्लॉट करते हैं, तो ये सब पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन। तो एक ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारे पास सामने नजर आती है और वहां से हम लोग ट्रेंड लाइन वगैरह सेट करते हैं। और उससे हमें क्या होता है? एक आइडिया जनरेट होता है कि हमारा डेटा की डायरेक्शन क्या है और क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हमारे पास आने वाले हैं। तो एक बेसिक जो कंक्लूजन है, जैसे आप लोग डेली कोई ना कोई ग्राफ देखते होंगे, चार्ट्स देखते होंगे, वो चार्ट्स देख करके आप लोग अंदाजा लगा लेते होंगे भाई ये क्या कहना चाह रहा है और डाटा क्या है। ऐसा होता है ना आपके पास भी? कई बार आपने कोई से चार्ट्स देखे होंगे हेल्थ यस सेक्टर के बहुत सारे। यस सर। तो वो दैट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और दूसरा स्टैटिस्टिक्स जो होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग इसी डाटा को एनालाइज करते हैं और वो रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि व्हाई देयर इज अ रीजन ऑफ दिस पिटफॉल्स। और अगर हम लोग कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में कौन सा बेटर है, कौन सा इंफीरियर है, और कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो मोस्ट अफेक्टिंग कंपोनेंट है। सो दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हम लोग एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के लिए सेवरल टूल्स आर अवेलेबल इन द स्टैटिस्टिक्स। और फिर उस एनालिसिस से जो भी इन्फ्लुएंसेस आते हैं उसको हम लोग फिर इंटरप्रेट करते हैं। सो दैट इज अ इंटरप्रेटिंग ऑफ डेटा। तो जैसे हम लोग बात करें कि आपने बहुत सारे लोग आजकल एस्ट्रोलॉजर या होरोस्कोप वगैरह देखते हैं। तो होरोस्कोप क्या है? होरोस्कोप इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो हमने एक सेट पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हमने केवल एक डाटा कलेक्ट करा, बर्थ चार्ट वगैरह लगाया, और उसके बाद हम लोग उसको प्लेनेटरी पोजिशंस के अकॉर्डिंग जो है डाटा को एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमारे को पहले से कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ फीडबैक्स हैं। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरी होरोस्कोप को इंटरप्रेट कर देते हैं कि भाई उस बच्चे की या जो भी जिसकी भी होरोस्कोप है उसकी लाइफ में आगे वाले आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ our previous experiences which we known from the past. So that is a part of statistics. Then it helps in making decisions and drawing conclusion from information. अब जो हमारे पास जो इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसेस लेकर के हम लोग फिर क्या करते हैं? इम्प्रूवमेंट के डिसीजन लेते हैं कि भाई हमें अब करना क्या है। वहां से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करके अपना एक आगे का रोड मैप तय करते हैं। सो वी हैव टू टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कंक्लूजन्स। और आजकल देख रहे होंगे आप, वाइडली यूज्ड इन हेल्थ केयर, नर्सिंग, एजुकेशन, बिजनेस एंड रिसर्च। और आज जितना आप लोग एआई वाली बात कर रहे हैं, तो एआई इज टोटली बेस्ड ऑन डेटा।
क्योंकि जो भी हम लोग अपने फुटप्रिंट छोड़ करके जाते हैं, एक तो फुटप्रिंट क्या होता है कि जैसे हम लोग कहीं पर भी चल रहे हैं तो फिर उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं और उस कनेक्ट करके उसके बिहाफ पर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि डेली आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, और वो एक्टिविटी जब आप करते हैं तो उस एक्टिविटी से क्या होता है कि आपके पास एक टाइमलाइन के ऊपर आप अपना फुटप्रिंट छोड़ते हुए जाते हैं। तो किसी को भी आप घर के अंदर भी या अपना खुद का भी एनालिसिस करें तो फिर फुटप्रिंट अपने देख करके आप खुद ही अंदाजा ला सकते हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जितना भी बिजनेस सेक्टर है, रिसर्च है, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर भी क्या होता है, जहाँ कहीं भी हमें इम्प्रूवमेंट करना होता है, तो इम्प्रूवमेंट कब होता है, जब हम लोग उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने हेल्थ सेक्टर को, नर्सिंग सेक्टर को, कहीं पर भी अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वहाँ पर आपको जो करंट सिचुएशंस हैं उनके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, और उस डेटा के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने होंगे, और आगे उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर के जाना पड़ेगा। और बिना रिसर्च के जो है कोई भी चीज इम्प्रूव नहीं हो सकती है, और वो अपने डिके की तरफ बढ़ती है फिर। तो इसलिए जिस भी सेक्टर की हम लोग बात करें, जहाँ कहीं भी हम लोग इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, वहां पर हमें रिसर्च करनी मैंडेटरी होती है। अब रिसर्च का मीनिंग क्या हुआ, रिसर्च मीन्स एक बार जो सर्च हो चुकी है उसके ऊपर दोबारे हम लोग सर्च करते हैं टू फाइंड आउट द पैटर्न। ओके। और यहाँ पे हम लोग Yes, हेल्थ sir. केयर की बात करते हैं, फार्मेसी की बात करते हैं। अब हेल्थ केयर में भी आप देखते होंगे कि डेली नए नए इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। अभी हम लोग रोबोटिक सर्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी भी इट्स कम्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स ओनली। किसी ने रिसर्च करी, कोई आइडिया लगाया, और उस आइडिया को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करके फिर हमने वो डाटा कलेक्ट किया। यस, अगर वो जो मेथड है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ है, इफेक्टिव है, तो फिर हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी तरह से नर्सिंग के अंदर भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स रहते हैं। आप अगर किसी NABL हॉस्पिटल में जाएंगे, या जो NBA से अप्रूव्ड है, जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग होते हैं, वहां पर आप देखते होंगे हर जगह कंप्यूटर हो गए हैं। वो लोग हर पेशेंट का डेटा रिकॉर्ड करते हैं, और उसी पेशेंट की डाटा को या अपने वार्ड का डाटा रिकॉर्ड करते हैं, और वो रियल टाइम रिकॉर्डिंग होती है। क्योंकि आपको वहाँ पे पेशेंट को केयर भी करना होता है, साथ साथ उस डेटा को कंप्यूटर पे रिकॉर्ड भी करना होता है। और वो रिकॉर्ड किस लिए होता है, क्योंकि उनको अपने डिलीवरी सिस्टम में क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स करने होते हैं। या अपने आप को आपको बेटर बताना है, तो आप कैसे बताओगे, हाउ यू कैन से यू आर बेटर। तो उसके लिए आपको डेटा चाहिएगा। यू कैन कंपेयर विद अदर्स कि भाई उसका ये परफॉर्मेंस और मेरी परफॉर्मेंस ये है, दैट्स व्हाई आई एम बेटर। तो जब आप अपने आप को बेटर शो करना चाह रहे हो, कंपेरेटिव शो करना चाह रहे हो, तब भी आपको डेटा की जरूरत पड़ती है, और वो स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से क्या होता है, इट्स कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। वैसे एब्रप्टली कोई भी डाटा है उससे तो कुछ हमें पता नहीं चलता है, जब तक हम उसे ऑर्गेनाइज ना करें, प्रेजेंट ना करें, और उसका एनालिसिस ना करें। तो एक रॉ डाटा को ये एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, स्टैटिस्टिक्स करती है। एंड असिस्ट इन एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। अब एक आप डिसीजन अपने आप ही ले लेते हो कि भाई हमको ये काम करना है, तो उसके पीछे आपका हो सकता है कोई एक्सपीरियंस हो या कुछ भी हो, लेकिन स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, स्टैटिस्टिक्स आपको एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग बताती है। क्योंकि एविडेंस कहाँ से आता है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है और उसके इन्फ्लुएंसेस से जो एविडेंसेस आ रहे हैं उसके बिहाफ पर हमने डिसीजन लिए। तो कौन सा डिसीजन बेटर होगा, जो एविडेंस के बेसिस पर आ रहा है, जो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आ रहा है। तो दैट डिसीजन इज वेरी वेरी इफेक्टिव, and again essential for research and quality improvements। तो जो भी हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं, उसके इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स जो है उसके बैकबोन में रहती है, पार्ट में रहती है। बिना स्टैटिस्टिक्स के कोई भी रिसर्च और क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स पॉसिबल नहीं है।
Okay, now we have to discuss about the meaning and scope of statistics. तो पहला वाला जो स्लाइड है दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। अब इसका क्या मतलब है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स का जो डोमेन है वो डोमेन क्या है, जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स, जैसे अभी स्टार्टिंग में आपने बताया था, द न्यूमेरिकल फैक्ट्स एज वेल एज मेथड्स यूज्ड टू एनालाइज डेटा। तो जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स और जो मेथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो दैट ऑल इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे अभी हम बात हो रही थी, मीन मीडियन मोड हम लोग निकाल रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, टेबुलेशन कर रहे हैं, और फिर उसका जो है एनालिसिस के अंदर उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, पी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट। सो ऑल दिस मेथड इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इसका स्कोप कहाँ है, स्कोप इसका वाइड स्कोप है, कहीं का भी आप ले लें, चाहे आप ह्यूमैनिटीज का डेटा ले लें, मेडिकल सेक्टर का डेटा ले लें, नर्सिंग का डेटा ले लें, हॉस्पिटल का डेटा ले लें, पब्लिक हेल्थ का डेटा ले लें, एजुकेशन का ले लें, बिजनेस ले लें, इकोनॉमिक्स ले लें, सोशल साइंस ले लें, एवरीवेयर यू विल फाउंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट की हम लोग बात करें, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए रिसर्च होनी जरूरी है, और वो रिसर्च जब होगी तो रिसर्च मीन्स डेटा, और उसके एनालिसिस के लिए फिर हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अभी ये सारी चीजें हो रही थी, इवैल्यूएट्स ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। अब कोई भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, तो वो आप यहाँ से एवेलुएट कर सकते हैं। कोई भी अगर पॉलिसी आपने लगाई, जैसे कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो पॉलिसी इफेक्टिव रही नहीं नहीं रही। जैसे हम लोग टीबी का प्रोग्राम चला रहे हैं, या जो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हैं, तो उसको हम लोग यहाँ से वो सारे हम लोग यहाँ से वैलिडेट करते हैं कि भाई कितने लोगों को हमने वैक्सीन करा, उसके अंदर क्या डिजीज की ऑकुरेंस क्या रही। तो वो सारा जो डेटा होता है, तो वो पॉलिसी की फॉर्मुलेशन को उसको सपोर्ट करता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। कोई भी हमारे पास जो करंट पब्लिक डेटा आ रहा है, या कोई भी डेटा हमारे पास प्रेजेंट में है, उसको देख करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी सिचुएशंस रहती हैं, उसको देख करके आप लोग अपना अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हो। तो उसी प्रकार से स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से किसी भी सेक्टर के अंदर आप उसके फुटप्रिंट्स बता सकते हो। ओके, अब इसके बाद थर्ड चीज आती है, बट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास दो टाइप की स्टैटिस्टिक्स रहती है। द फर्स्ट वन इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एंड सेकेंड वन इज अ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करती है, दैट इज द समराइज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो भी डेटा हमारे पास है, उसको हम लोग समराइज कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स द पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और फिर उससे हम लोग पैरामीटर्स निकाल रहे हैं, लाइक मीन मीडियन मोड निकाल रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी निकाल रहे हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी तक का जो पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो ट्रेंड हमें बताता है। और उसके बाद फिर हम लोग इसी डेटा से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, और वो जो इन्फ्रेंसेस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन सैंपल्स कम आउट फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन और सैंपल भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो फिर हम लोग यहाँ पर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोरिलेशन निकाल रहे हैं, रिग्रेशन निकाल रहे हैं, और हाइपोथेटिकल टेस्टिंग कर रहे हैं। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जैसे हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें, तो हमने किसी वार्ड के अंदर
जो उस समय पेशेंट एडमिट है उसकी हम लोग एवरेजेस निकाल रहे हैं। तो उस समय पता चलेगा भाई इस पर्टिकुलर वार्ड के अंदर, जैसे हम लोग मेडिसिन का वार्ड ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर डिजीज का वार्ड है, तो उसमें एवरेज एज क्या है, किस एज के पेशेंट जो है मैक्सिमम सफरर है। तो उससे हमें पता चलता है कि भाई ये पर्टिकुलर डिजीज किस एज ग्रुप को इफेक्ट करती है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप इसको हम लोग प्रिडिक्ट करें, प्रिडिक्टिंग डिजीज प्रेवलेंस इन अ कम्युनिटी। अब जैसे हमने एवरेज निकाला, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव, और इसको हम इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर रहे हैं कि भाई ये पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसको ये डिजीज यहाँ पर इस एज ग्रुप के अंदर प्रिवलेंट है इन द कम्युनिटी। सो दैट इज द इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन नर्सिंग, तो ये क्या करता है, इट्स प्लानिंग इन हेल्थ केयर सर्विसेज। जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसके अंदर हम लोग प्लानिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लगती है, उसकी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। नर्सिंग इंटरवेंशंस को इवलुएट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। कंडक्टिंग रिसर्च स्टडीज, अब कोई भी हम लोग रिसर्च प्लान कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, तो उसको कंक्लूड करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का सिग्निफिकेंस है। और पेशेंट के जो आउटकम्स हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए जो है स्टैटिस्टिक्स का सिग्निफिकेंस रहता है। और इससे क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं इसको अप्लाई करके, जो बेनिफिट मिलते हैं कि हम लोग क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारी इंप्रूव हो जाती है। अगर हम लोग किसी पेशेंट का डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जिसका डेटा हमारे पास रिकॉर्डेड रहता है, तो उसके बारे में हम लोग एक अच्छे डिसीजन ले पाने की स्थिति में होते हैं। और पेशेंट की जो केयर क्वालिटी है उसको इन्हेंसमेंट करने में हमें मदद मिलती है, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस के अंदर हमारी सपोर्ट होती है। अब कल को कोई पूछे भाई आपने डिसीजन क्यों लिया, तो आप उसके पीछे उसके पूरे डेटा को दिखा सकते हो कि भाई ये कंडीशन थी और इसकी वजह से हमें ये डिसीजन लेना पड़ा, विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो वो आप वहां पर उसको एविडेंस के रूप में भी उस डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर हम लोग स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें, तो हमारी स्टैटिस्टिक्स शुरू होती है टू डिफाइन अ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन से जनरल जो मीनिंग जाता है, दैट इज द ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन, कि भाई एक एरिया के अंदर जितने लोग रह रहे हैं दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। लेकिन वो जो है वो ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन के हिसाब से मुझे जानते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन। हाउ, कैसे डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो भी हमारे स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो जो स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी पेशेंट या जो भी सब्जेक्ट उस स्टडी का पार्ट है, वो जो है वो हमारी पॉपुलेशन का पार्ट हो जाएगा। और जो भी उस ग्रुप के मेंबर होंगे दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन। जैसे हम लोग कोई टीबी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो जितने भी पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस से सफर हैं, दैट इज दैट्स क्रिएट द पॉपुलेशन। उसमें हम एक भी व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते हैं। तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट की बात करी कि उत्तराखंड स्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ टीबी पेशेंट हैं, उनका इम्प्रूवमेंट चार्ज क्या है। तो हम लोग जब टीबी की बात करें तो पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी टीबी के पेशेंट है, दैट इज अ दैट फॉर्म द पॉपुलेशन। ओके, तो अब उसके अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। अब ये जो टीबी के पेशेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इट्स नंबर इज ह्यूज। तो अब उतनों को हम लोग स्टडी करेंगे तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्ट लगती है। तो उसके अंदर से फिर हम एक उस पॉपुलेशन के अंदर से रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल।
जैसे सैंपल का एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे आप सबने अपने किचन में चावल तो बनाए होंगे। तो जब हम लोग राइस कुक करते हैं तो क्या करते हैं, हाउ टू चेक कि वे राइस इज वेल Yes, sir. कुक्ड और नॉट। और कुछ हमारी राइस पैन, को निकाल के उन्हें चेक करते पिंच हैं। चेक करते हैं। बिल्कुल कुछ राइस को निकाल करके हम लोग क्रश करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे जो पूरा पैन के अंदर जितने भी राइस हैं, ज- वो क्या है, वो सारी हमारी पॉपुलेशन है। अब उसके अंदर हमने स्पून के अंदर जो हमारे राइस आए वो क्या हो जाएंगे, दैट इज अवर सैंपल। सैंपल। ओके। यस सर। तो दैट यस इज सर। अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो सैंपल का साइज क्या होगा, इट्स ऑलवेज लेस देन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसमें जनरली हम लोग जब बड़ा डाटा कोई रहता है तो उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर फॉर्मूले हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जिसके ब्याप पर हम लोग सैंपल साइज डिसाइड करते हैं। और सैंपल साइज के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो वो सैंपल्स ऐसा होना चाहिए कि उसमें ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो पूरी पॉपुलेशन का। ओके, सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब उसके बाद जब सैंपल। हम लोग क्रश कर रहे हैं उस राइस को, तो क्रशिंग क्या होगा, एनालिसिस ऑफ आवर डेटा। तो वो एनालिसिस ऑफ डेटा जब हमारा क्रश करके फिर हमने एक ओपिनियन ड्रॉ करी, अगर वो अच्छे से क्रश हो जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम कहते हैं कि बस हमारी एक वेल कुक। डिसीजन आ गया कि इस वेल कुक। अगर नहीं हुए तो क्या हुआ, फिर हमें पता चला कि नहीं, इसको और पकाना। सो दैट इज अ एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो उस एविडेंस के बिहाफ पर कि भाई हमने क्रश करके देखा था तो हमें और पकाना था या पक गया था, तो वो हमने वहां से डिसीजंस ड्रॉ करे। तो ये स्टैटिस्टिक्स का एक एग्जांपल जो है राइस कुकिंग से भी आप लोग ले सकते हैं। अब जो पैरामीटर, जो वैल्यूज हमारे पास पॉपुलेशन के थ्रू आती हैं, जैसे पॉपुलेशन का भी एक अपना एवरेज होगा, उसका भी डेटा होगा। तो जो चीजें, जो डेटा हम लोग पॉपुलेशन के अंदर से कलेक्ट कर रहे हैं, वो, उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। ओके। और सॉरी। जो डेटा हम लोग सैंपल के अंदर से आ रहा है, जो जो हमारा जैसे स्पून के अंदर, अब मान लो पूरे राइस जो पैन का है, तो वो क्या है, वो पैरामीटर ड्रॉ करेगा। और जो सैंपल का होगा वो क्या करेगा, वो स्टैटिस्टिक्स ड्रॉ करेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो भी सैंपल्स के ब्याह पर स्टडी होती है उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ओके। अब जैसे यस सर। पॉपुलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑल डायबिटिक पेशेंट इन हॉस्पिटल, जैसे हमने एक हॉस्पिटल के अंदर स्टडी करनी है, तो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या हुई, वो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। अब उसके अंदर हमने कहा भाई नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट कितने हैं, तो वो जो नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट उस हॉस्पिटल के अंदर होंगे, सो दैट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे 500 है, 500 डायबिटिक पेशेंट है। अब 500 के 500 को हमें स्टडी करना होगा तो क्या होगा, काफी समय लगेगा। नॉट पॉसिबल। और इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल तो है लेकिन उसमें टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर से सैंपल ड्रॉ कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया कि हर वार्ड से 10 10 10 डायबिटिक पेशेंट आ जाए। तो इस तरह से फिर हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक्स लगा लेते हैं, भाई कौन से वार्ड से कितने लोग लेने हैं, स्टेटा क्या है, क्लस्टर क्या है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिर सैंपल। अब उसमें से हमने 100 पेशेंट ले लिए, 10 पेशेंट ले लिए, 30 पेशेंट ले लिए, 50 ले लिए। सो इट्स ऑल क्रिएट सैंपल। अब अगर हम इस सैंपल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। अगर हम लोग पूरी पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, दैट्स क्रिएट पैरामीटर्स। यू गॉट माय पॉइंट। यस सर। यस सर। यस सर। अब डेटा और वेरिएबल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हम आगे एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज द डेटा एंड वेरिएबल्स। अब डेटा क्या है,
डेटा कोई भी फैक्ट, फिगर और ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड फॉर एनालिसिस। कोई भी, जैसे हम लोग पिक्चर भी ले लें या कोई भी फैक्ट ले लें या कोई भी नंबर ले लें, जिसको हमें एनालिसिस के पर्पज से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड डेटा। और ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो इंडिविजुअल्स के बीच में वेरी करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। अब जैसे हम लोग बात करें कि वेरिएबल्स के टाइप्स क्या रहेंगे। अब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। यस, गुड। तो इसमें हम लोग जो वेरिएबल्स होंगे हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होंगे और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होंगे। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कैसे होंगे? जो एब्स्ट्रैक्ट होंगे। जैसे ब्यूटी हम लोग बात करें तो ब्यूटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है। टेस्ट क्या है? टेस्ट इज एब्स्ट्रैक्ट, है ना। अब यस सर। म्यूजिक है, म्यूजिक भी क्या? एब्स्ट्रैक्ट है। अब किसी को कोई म्यूजिक पसंद है, किसी को कोई सा म्यूजिक पसंद है। तो ये सब क्या है? ये वेरी करते हैं। तो इस तरह के डेटा को जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, जेंडर हो गया, तो ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसको क्वालिटेटिव डेटा। अब हम लोग इसी जेंडर की एज या वेट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ नंबर इंट्रोड्यूस हो गए। तो क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्रेड यूज करते हैं। जैसे अब आप लोग देखते होंगे कि हमें कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो हमने 5 जजेस बिठा दिया, 3 जजेस बिठा दिए, तो हमने कहा भाई तुम ग्रेड करो। भाई 1 से 10 तक के स्केल में बताओ कि आप कौन सा ग्रेड देना चाहोगे। तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो ग्रेड देते हैं, फिर हम उसकी एवरेजिंग कर लेते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा के अंदर क्या होता है? ग्रेडिंग हो जाती है। और क्वांटिटेटिव डेटा में हमें एक्चुअल नंबर मिलते हैं। जैसे हमें एज है, तो हमें एज एक्चुअल पता चलेगी। वेट है, वेट को हम लोग मेजर कर क्वांटिफाई सकते हैं, करते हैं। तो मेजर क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्वांटिटेटिव डाटा बोलते हैं। ठीक है। यस सर। सर यस सर। और उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं? फिर देन वी हैव लेवल ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ डेटा। अब लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या है? एक नॉमिनल डेटा होता है। नॉमिनल डेटा क्या होगा? ये नाम के अनुसार चलेगा, तो उसमें हम लोग कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज विदाउट ऑर्डर, तो उसको हम लोग नॉमिनल डेटा बोलते हैं। जैसे आप सब लोग हैं, अब आपके नाम के सामने अगर हम कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो जहां जिस टेबल में आपका, जिस कॉलम के अंदर आपका नाम लिखा हुआ है, दैट रिप्रेजेंट अ नॉमिनल डेटा। ओके। अब जैसे हमने ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप क्या है? एज अ काइंड ऑफ नॉमिनल डेटा, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेशन है। तो उसमें एक नॉमेनक्लेचर रहता है कि भाई ए बी, ए बी ओ। तो ये जो है, ये सारे नॉमिनल डाटा का पार्ट रहते हैं। ऑर्डिनल डेटा में हम लोग एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं। तो ऑर्डर भी कहाँ लगेगा? ऑर्डर भी हमारा किस में लगेगा? क्वालिटेटिव डेटा में लगेगा। जैसे पेन स्केल है, अब किसको किस सिवियरिटी का पेन हो रहा है, ये हर किसी के टॉलरेंस पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां भी हम लोग एक पेन स्केल यूज करते हैं। तो ये एक ऑर्डर में होता है। 1 to 10 के स्केल पे हमने ले लिया, फिर से इन ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो इस तरह के डाटा को हम यस लोग सर। बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा। अब इसके बाद तीसरा होता है इंटरवल डेटा। अब इंटरवल डेटा क्या है? कि जैसे हमारे पास टेम्परेचर है, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स जोन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर वेरी करता है। तो इसको हम लोग इंटरवल डेटा के नाम से जानते हैं। फिर जैसी जो डेटा है, जो जिसमें वेरिएबल हो या इक्वल इंटरवल्स के अकॉर्डिंग उसमें चीजें आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरवल डेटा। अब रेशियो डेटा क्या है? इक्वल इंटरवल्स विद ट्रू जीरो। अब ट्रू जीरो में मीन्स क्या है? हमारे पास वेटलेसनेस है। जैसे हम लोग वेट ले रहे हैं, तो वेटलेसनेस आ रही है जीरो, हमें जीरो की फिगर भी पता है। जब टेम्परेचर के अंदर हमारा, अगर हम लोग सेल्सियस में ले रहे हैं, देन वी हैव एब्सोल्यूट जीरो। अब एब्सोल्यूट जीरो हमारे को पता नहीं है, क्योंकि वो -273 डिग्री
के ऊपर आता है। तो इस तरह के डेटा को हम लोग इंटरवल डेटा यूज करेंगे, और जहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो में मिल रहा है वहाँ उस डेटा को हम लोग रेशियो डेटा बोलते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे पास इंटरवल्स आएंगे वो इंटरवल जीरो के रिस्पेक्ट में होंगे। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या हुआ, हम लोग पहले अपने डेटा को क्लासिफाई करते हैं, फिर उसको टेबुलेट करते हैं, और फिर उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और इसका क्या होता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है या कॉम्प्लेक्स डेटा है, नंबर ऑफ यूज डेटा इज देयर, उसको सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और ये कंपैरिजन भी हमें फैसिलिटेट कराता है, और इंटरप्रिटेशन भी हमें जनरेट करता है। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। जैसे मैं आपको 20 पेशेंट का हीमोग्लोबिन का डेटा बता रहा हूँ, आप उसको नोट करो। ठीक है, पहला वैल्यू है 10 पॉइंट, पेशेंट 1 इट इज 10.2, पेशेंट 2 11, पेशेंट 3 10.6, पेशेंट 4 8.3, पेशेंट 5 9.4, पेशेंट 6 9.7, पेशेंट 7 11.8, पेशेंट 8 12.1, पेशेंट 9 14, पेशेंट 10 13.2, पेशेंट 11 13.6, पेशेंट 12 11.2, पेशेंट 13 10.5, पेशेंट 14 11.6, पेशेंट 15 13.9, पेशेंट 16 8.9, पेशेंट 17 9.4, पेशेंट 18 8.3, पेशेंट 19 9.7, पेशेंट 20 11.4। ठीक है, ये 20 पेशेंट का हीमोग्लोबिन का डेटा है। ओके, तो ये 20 पेशेंट हमारे पास हैं। तो ये क्या है, जैसे हमने इसको एक सीक्वेंस में लगा रखा है, इधर हमने पेशेंट का नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 अप टू 20। तो ये क्या आ गए, और उसके आगे उनका हीमोग्लोबिन लेवल लिख दिया। तो ये हमारा Yes, sir. क्लासिफिकेशन हो गया। इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ 20 पेशेंट विद देयर ब्लड ग्रुप। अब इसकी हमें टेबुलेशन करनी है। अब टेबुलेशन करनी है तो हम इसमें से लीस्ट वैल्यू देख लेंगे। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 8.3। 8.3। 8.3 है ना। 8.3. तो हम Yes, लोग sir. इसमें 1 के जो है ग्रुप बना लेंगे। जैसे हमने क्या है, इसका क्लास इंटरवल ले लिया 8 to 9, है ना, 9 Yes, to Yes, sir. sir. 10, 10, 10 to 11, 10 to 11, 11 11 to to 12. 12, 12 to 13, और 13 to 14। क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 14 है ना। Yes, sir. 14.9 है, 14 to 15 भी लेना पड़ेगा. कितना है, 14.9 9. है। ठीक है, तो 14 to 15 है ना। 14 to 15, yes, sir. तो इस तरह से हमारे कितने ग्रुप बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्लासेस बन गई हमारी ना। 8 to 9, Yes, 9 sir. to 10,
10 to 11, 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14 एंड 14 to 15, है ना। 7 classes, yes sir. 7 क्लासेस होगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेशेंट। Yes sir. तो यहाँ पे उसके आगे हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे टैली मार्क्स। ठीक है, टैली मार्क्स में हमें क्या करना है, यहाँ पर एक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे हमने 8 to 9 वाले में देखा कि फोर्थ पेशेंट है जिसका ब्लड हीमोग्लोबिन कितना 8.3 है, तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे टैली मार्क्स के अंदर। और फिर कितना है, फिर अगेन 16 पेशेंट है, 60 नंबर ऑफ पेशेंट जिसका ब्लड कितना है 8.9 है। Sorry to interrupt. तो और 16 का फिर 8 फोर्थ है, देन हमारा 18th है, देन Sir, हमारा 18 है और 16 है ना, 16th है। 4 यस 16 सर, 18 है ना। यस सर, ठीक है, तो 3 बार्स यहाँ पर आ जाएंगे। यस सर। sir, अब दूसरा ग्रुप हमें लेना है 9 to 10 वाला। तो हम लोग चेक करेंगे, पेशेंट नंबर 5 है, 9.4, 6, 6, 17, 17 और 19। 19। 19. ठीक है, तो 4 बार इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और यस सर। 10 to 11 वाले में करना है अब हमें। 10 to 11 में पेशेंट 1 है, 1, 3. 2 है, 3 है, 11 भी उसी में कंसिडर होगा ना, पूरा क्लोज ग्रुप लेंगे। 1 2 3, यस सर। और फिर आ रहा 13। ठीक है, इसमें भी 4 आ गए हमारे पास। देन 11 to 12 वाले में, 11 to 12 वाले में पेशेंट टू। नंबर 7, 7। एक्सक्यूज मी सर। यस, बोलो। सर एक्चुअली आप लिख के बता सकते हैं? हाँ सर मैं यस लिख, सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, पूरा लिख करके ही बता रहा हूँ अभी ना। तो ये मैं पूरा चार्ट ही बना रहा हूँ यार तुम्हारे सामने। ठीक तो है, 11 इसमें से 12 वाले में 11 से 12 वाले में पेशेंट नंबर 7 है, पेशेंट नंबर 12, 14 और 20। 7, 12, 14 और 20। ठीक है, 12 to 13 वाले में अब हम लोग आ जाते हैं। तो पेशेंट नंबर 8, इसमें एक ही रहेगा, 8। फिर 13 से 14 वाले में बात करते हैं। तो 9, 10, 11। 11 और 15। ठीक है, इसमें 14.9 तो नहीं था हमारे पास, 13.9 था 15 वाला। 13.9 है सर sir. सिर्फ 14 था। 13.9 है 13.9 बोला था मैंने ना। तो इसके Yes आगे sir. हम लोग अब यस इनको सर। काउंट करके नंबर ऑफ पेशेंट लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ पेशेंट में हमारे पास आ जाएंगे, 8 to 9 वाले में आ जाएंगे 3, 9 से 10 वाले में आ जाएंगे यस सर। 4, 10 से 11 वाले में आ जाएंगे 4, 11 से 12 वाले में आ जाएंगे 4, 12 से 13 वाले में आ जाएंगे 1, और 13 से 14 वाले में आ जाएंगे 4। ठीक है, टोटल यहाँ नीचे चेक कर लेंगे, टोटल 20 पेशेंट आने चाहिए, है ना। Yes sir. 21. ठीक है, इस तरह से ये हमारी क्लासिफिकेशन हो जाता है। और ये हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो तीसरी टेबल हमारी बनी है, जहां तक टेली मार्क्स लगाए दैट इज अ टेबुलेशन वाला पार्ट हो जाएगा। फिर हमारा तीसरा बन जाएगा क्लास इंटरवल के साथ में फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम लोग नंबर ऑफ पेशेंट लिख दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर कोई यस सर। इन्फ्लुएंसेस तुम्हारे पास ड्रॉ नहीं हो रहा, क्योंकि सभी कुछ एनेमिक ग्रुप भी जा रहा है और कुछ हायर साइड में भी जा रहे हैं। तो लेकिन दैट इज द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ग्रुप। जो 20 पेशेंट का हमारे पास ग्रुप है, उनका ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारी बन जाती है।
ठीक है, मैं उसको शो कर रहा हूँ यस सर। इसमें। एक तो मैं एक एक्स्ट्रा कैमरा का भी अरेंज करता हूँ। तो अभी तो ये तुमको ऐसे दिखाई देगा, दिख रहा है कुछ? नो नो सर। सर। नो सर। मैं भी इसको करता हूँ, ठीक है। सॉरी।
ये देखना रियलमी आपको हम्म, हम्म, ओके। अभी ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कल फिर इसका हम लोग एक राइटिंग के लिए व्हाइट बोर्ड का यूज करेंगे। ओके, Yes, अभी sir. ये चेक कर लो आप लोग, तो जो आपके हैं क्लास 6 क्लासेस आर देयर, और नंबर ऑफ Yes, sir. पेशेंट्स हैं 8 to 9 वाले में 3 हैं, Yes, sir. 9 to 10 वाले में 4, 10 to 11 वाले में 4, 11 to 12 वाले में 4, 12 to 13 1, और 13 to 14 वाले में 4 है। सभी का ये आ रहा आंसर? Yes, sir. ओके, just to explain what is the meaning of classification, tabulation and frequency distribution, तो इसके कुछ 2-3 एग्जांपल्स आप लोग करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन के you submit into the group. So every one of you do one example of classification, tabulation and frequency distribution, और उसको स्क्रीनशॉट लेकर के उसको, सॉरी, उसके पिक्चर लेकर के ग्रुप में सबमिट कर देना, सो दैट आई कैन चेक। कहीं किसी को कोई मिस्टेक होगी तो उसको फिर अलग से देख लो, ठीक है? Excuse me, Yes, sir. sir. यस। एक्चुअली मेरा सर नंबर ऑफ पेशेंट ना डिफर कर रहा है। 8 to 9 में 3 आ रहे, 9 to 10 में 5 आ रहे, 10 to 11 में 2 आ रहे, 11 to 12 में 4 आ रहे, 12 to 13 में भी 2 है, मुझे 13 to 14 में भी 2 मैं है, ये जो है और ना, 14 to 15 में भी। ये जो पिक्चर है इसको लेकर के मैं उसमें सबमिट कर दूंगा, एक बार आप चेक कर लेना, है ना? यस, ओके सर। Yes, sir. ठीक थैंक है, यू सर। ठीक है, मैं ग्रुप में सबमिट कर रहा हूँ, उसमें आप चेक कर लेना। हो सकता है कहीं आपने नोट करने में दिक्कत कर लियो, मेन पर्पस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। यस सर। ये नंबर से तो कोई ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि किसने क्या करा है, लेकिन जो क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आना चाहिए, ओके सर। ठीक है ना? और जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमें डिफरेंट वैल्यूज के अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो पता चलती है, और इसका एडवांटेज क्या होता है, ये जो लार्ज डाटा सेट को उसको समराइज कर देता है। अब इसके बाद हम लोग इससे पैटर्न और ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 8 to 9 वाला ग्रुप की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, तो हम क्या है, इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करेंगे कि भाई ये ग्रुप जो है एनीमिक ग्रुप है ना? तो ये सारे जो इन्फ्लुएंसेस हैं, पैटर्न है, ट्रेंड्स हैं,
वो हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर इसको हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। तो ग्राफिकल जो नॉन क्लासिफाइड डाटा होता है उसको हम लोग बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ से ड्रॉ करते हैं। और जो हमारे पास क्लासिफाइड डाटा है उसे हम लोग हिस्टोग्राम से डिनोट करते हैं। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ओके, फ्रीक्वेंसी कर्व, इनकी हेल्प से हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हमारा एक विजुअलाइजेशन बेटर हो जाता है। So that is again what is the importance of research in nursing. It evaluates patient outcomes and interventions. It supports evidence-based practice and it's improve healthcare decision making. Okay, Yes, sir. and that is a summary or conclusion. Summary में हम लोग बात करें, statistics is essential for research and healthcare decision making. I hope you all are agree with it. And data can be Yes, sir. collected, organized, analyzed, and interpreted systematically with the help of statistics. Or understanding of data types, presentation methods is the foundation of analysis. और कोई भी evidence based practice के लिए हमें statistics का एक vital role रहता है। Okay, statistics is the foundation of scientific research and evidence based healthcare practices. तो आज का सेशन हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। और आज के लिए जो आपका असाइनमेंट रहेगा, दैट इज यू हैव टू क्रिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। और हर कोई अपना अपना डाटा भी ले सकता है, कोई कॉमन डाटा लेना चाहता है तो कुछ एक क्वेश्चंस आप लोग ले सकते हैं। कोई 50 पेशेंट का डेटा आप लोग, वो इज अ सीआर, सीआर कौन है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन है इसमें आप में से? यस तनुजा। अनुजा। यस सर। तो इससे ड्यूटी की आप एक 50 पेशेंट का डेटा किसका कलेक्ट करोगे बताओ? वेट का लोगे या हाइट का लोगे? ब्लड ग्रुप, ब्लड वेट। वेट का, ठीक है। वेट 50 पेशेंट का वेट यस जो है सर। वो डेटा आप एक्सेस करोगे, उसको स्नैपशॉट लेकर के उसे ग्रुप में पेस्ट कर देना और सभी यस उसकी सर। फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करोगे। ओके सर। Yes, sir. ठीक है। और कल फिर उस फ्रीक्वेंसी टेबल की हम लोग जो है प्रेजेंटेशन चेक करना शुरू करेंगे, फिर उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उसी डेटा का कल करेंगे। ओके तनुजा? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा थैंक यू सेशन? सर। आई होप यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ अच्छा था स्टैटिस्टिक्स। सर। तो समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, किसी को डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है? No, नो sir. सर। No, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू Thank you, सर। sir.